जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सारे के सारे सवाल आपके पिछले कई शिफ्टों में जितने सारे पेपर हुए हैं मेरे भाई, जितने सारे शिफ्ट हुए हैं उन सभी शिफ्टों पे आधारित होंगे, है ना। तो काफ़ी आने वाले शिफ्टों की में जितने सारे बच्चों का एग्जाम है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाती है दोस्त, है ना। देखो, सबसे पहला सवाल उठाते हैं। सबसे पहला एक काफ़ी छोटू सा सवाल है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर यानी कि रेट आपसे पूछा गया है। इस सवाल को उड़ाते हैं कि जैसे मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल अगर ₹P है तो ये कितने सालों में मेरे भाई, तो आपका 16 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 16 सालों में कितना गुना हो जाता है, यानी कि 5 गुना। अच्छा, ये 5 गुना होने का मतलब क्या है कि ये 5 गुना क्या है, तो आपका अमाउंट है दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि इसका इंटरेस्ट कितना मिला होगा। तो इंटरेस्ट आप जानते हो कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दो, मिश्रधन में से मूलधन को अगर माइनस कर दो तो आपका मेरे भाई ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4P। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं काफी समय पहले कि SI बराबर P इंटू R इंटू टी। अपन का कितना, तो अपन का 100। SI कितना हो जाएगा, ब्याज कितने का मिला 4P का, और प्रिंसिपल कितना है P, और रेट कितना मेरे भाई, तो आपको निकालना है R का वैल्यू। टाइम कितना है 16, और बटे का कितना आपका 100 हो जाएगा। P से P खत्म हो जाएगा, उसके बाद 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, और 4 से 100 को कितना 25 बार से, तो रेट आपका कितना हो जाएगा 25% के बराबर। 25% कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में मेरे भाई ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाए, एग्जामिनर अगर पूछ ले तो कतई ऐसे सवाल को नहीं छोड़ना है ना। आगे बढ़ते हैं कि एवरेज का एक और सवाल उठाते हैं। देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 120 है, उनमें से एक संख्या हटाने पर औसत क्या होता है, समान रहता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो भाई। हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, तो मैं सीधे उत्तर दे सकता हूं कि भाई हटाई गई संख्या क्या होगी, तो 120 के बराबर। क्यों होगा उस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे पहले कितना था, 8 संख्या था, 8 संख्याओं का औसत कितना 120। तो मैं कह सकता हूं कि 8 को अगर 120 से हम लोग गुना कर दे तो 8 संख्याओं का सम निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो 8 गुना कितना करते हैं 120, और इनमें से एक संख्या हटा देते हो यानी कि 7 संख्या बचा, और अभी भी उसका औसत कितना रहता है, तो 120 रहता है। कितना रहता है बोलोगे भैया 120। तो मुझे एक चीज पता चल गया कि 8 संख्या में से अगर 7 संख्या को घटाया जाए तो भाई जो संख्या आप हटाते हो ना उस संख्या का वैल्यू आपका निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि हटाई गई संख्या, है ना। यहाँ पे लिख दो आप कि हटाई गई संख्या आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। हटाई गई संख्या आपका। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से 120, यहाँ भी 120, तो कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 120। और यहाँ पे बचेगा क्या 8 माइनस 7, या फिर सिंपल सा आप बोलो लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 इंटू 120 करोगे 120 के बराबर। कौन सा उत्तर आपका, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो, जब भी मेरे भाई जितना औसत में कोई चेंजिंग ना आए, जितना संख्या आप हटाते हो, जैसे यहाँ पे आपने एक संख्या हटाया और औसत समान रहा, तो इसका मतलब वो संख्या कितना रहा होगा, तो 120 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। डायरेक्टली ओरली ऐसे सवाल का उत्तर आप दे सकते हो एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि 2400 की राशि को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि एक्स के हिस्से तथा वाई और जेड के हिस्से के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। जैसे लिखते हुए चलते हैं, किसका मेरे भाई, तो आपका एक्स और वाई और जेड का संयुक्त हिस्सा यानी कि वाई प्लस जेड का रेशियो कितना के बराबर है, तो आपका 3:5 के बराबर। ये 3 यूनिट है, तो वाई प्लस जेड कितना आपका 5 यूनिट के बराबर। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि टोटल राशि कितना है 2400। 2400 कितना होगा, तो 5 और 3 8 यूनिट का वैल्यू है। कितने का वैल्यू है बोलोगे भैया, 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आपका 2400 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, काटोगे तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का वैल्यू आपका 8 गुना 3 24 यानी कि 300 के बराबर। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 300 गुना 3 करोगे तो आपका 900, यानी कि एक्स 900 हो गया। और वाई प्लस जेड कितना, तो 5 गुना 3 आपका 1500 के बराबर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंडीशन इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं कि जेड के हिस्से तथा एक्स वाई के संयुक्त हिस्सा। जेड का हिस्सा है आपका जेड, और आपका किसका है, तो एक्स और वाई का संयुक्त हिस्सा, और इसका रेशियो कितना है, तो 1:2, है ना, 1:2। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 2400 के बराबर। 2400 की ही राशि, 2400 राशि को ही अब 1:2 में बांटते हो, है ना। अगर 3 यूनिट 2400 के बराबर, तो 1 यूनिट कितना, तो आपका 800 के बराबर होगा। 1 यूनिट कितना 800 के बराबर, तो 1 यूनिट जेड कितना हो जाएगा 800। तो 2 यूनिट कितना, तो 8 गुना 2 आपका 1600। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई x कितना था आपका, x कितना था आपका 900 था, x कितना 900 के बराबर, x कितना आपका 900। तो आपका y कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया y बराबर, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि अगर x 900 है तो x और y का कितना है 1600, तो y कितना रहा होगा, तो भाई आपका 700 के बराबर, है ना। y कितना आपका 700, कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। कोई दिमाग उमाग मेरे भाई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आसानी से ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, है ना।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। हर एक क्लास में ये चीज़ कहना कि भाई सारे के सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, फंस रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है ना। बच्चे को, मेरे भाई बच्चों को खुद समझ ये बात होनी चाहिए कि जब 15 टॉप के 15 सवाल करवा रहे हैं तो भाई 15 के 15 सवाल टॉप लेवल के होंगे, है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे या फिर पूछे गए सवाल होंगे, इतना आपके अंदर में सेंस होनी चाहिए दोस्त, है ना। देखो अगला सवाल कह रहा है कि एक किताब की कीमत 120 रुपये है, 50 किताबें खरीदने पे 20% की छूट मिलती है, वहीं 25 किताबें खरीदने पे 10% की छूट दी जाती है। तो 50 किताबें खरीदने वाले ग्राहक और 25 किताबें खरीदने वाले ग्राहक के लिए प्रति किताब की कीमत में अंतर बताओ भाई क्या हो जाएगा। यहाँ पे समझना, जैसे आप मेरे भाई 50 किताबें खरीदने वालों को अगर देखें, जो 50 किताबें खरीदता है तो उसको कितने का डिस्काउंट मिलता है, 20% का। कितने का छूट, 20% का, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है ना, 1/5। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मेरे भाई आपका मार्क प्राइस इधर लिख दो, यहाँ पे मार्क प्राइस अगर 5 यूनिट था तो 1 का छूट मिला तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया एसपी आपका 4 यूनिट के बराबर। उसके बाद हम लोग 40 किताबों को देखते हैं कि भाई 40 किताबें जो खरीदता है उसको कितने का डिस्काउंट मिलता है, सॉरी 25 किताबें जो खरीदता है मेरे दोस्त, है ना, जो 25 किताबें खरीदता है उसको डिस्काउंट कितने का मिलता है, तो 10% का, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 के बराबर। अगर मार्क प्राइस इसका 10 है तो 1 का छूट मिलेगा, कितना हो जाएगा, 9 आपका। अब यहाँ पे एक कंडीशन बताओ कि एक किताब की कीमत 120 रुपये है, तो ग्राहक के खरीदने वाले ग्राहक के लिए प्रति किताब की कीमत में अंतर बताओ भाई क्या हो जाएगा। ये एसपी जो है ग्राहक का क्या है, तो ये आपका ग्राहक का कॉस्ट हो जाएगा। ग्राहक को मेरे भाई दुकानदार कितना, 5 अगर यूनिट का सामान है, दुकानदार 4 में बेच रहा है, यानी कि ग्राहक कितने में खरीद रहा है, तो 4 यूनिट में। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस तो मेरे भाई 120 रुपये वो तो फिक्स है, तो ये मार्क प्राइस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह क्या होना चाहिए, तो मार्क प्राइस आप बोलोगे भैया बराबर होना चाहिए दोस्त, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ बराबर करने के लिए इसको भी 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 यूनिट, यहाँ भी आपका 10 यूनिट हो गया दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 8 हो गया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 9 हो गया। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि एक किताब की कीमत कितना है, एक किताब की कीमत कितना मेरे भाई, तो आपका 120 रुपये। और आप कह रहे हो भैया एक किताब की कीमत कितना है, तो आपका 5 गुना 2, यानी कि या फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक किताब की कीमत कितना है, तो आपका 10 रुपये, एमआरपी कितना है, 10 रुपये, सिंपल सी बात है। उसके बाद कितना है कि भाई आप छूट देते हो, पूछा क्या गया है कि ग्राहक खरीदने वाले ग्राहक के लिए प्रति किताब की कीमत में अंतर कितने का है, तो 8 और 9 में अंतर कितने का है, तो 1 का, यानी कि इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। आपका अंतर निकल जाएगा, यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, आपका कितना बच जाएगा, 12 आपका, तो 12 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे भाई, कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अगर है तो बताएंगे एक बार। एक मेंसुरेशन का सवाल लगा लेते हैं, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है मेंसुरेशन का कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 15% की वृद्धि होती है, ऊंचाई 30% की वृद्धि, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक तक बताना है कि भाई क्या हो जाएगा। जैसे एक बेलन है, ये क्या है, तो एक बेलन है मेरे भाई, और बेलन में क्या करते हो आप, इसके आधार में, है ना, आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस आप 15% बढ़ा देते हो और ऊंचाई भी बढ़ा देते हो, एक बड़ा सा हम लोग बेलन ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद बोलोगे अगर इसका रेडियस कितना है, 15%, सबसे पहले तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लो आप कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 के बराबर होता है। अगर इसका रेडियस, मैं मानता हूं कि इसका रेडियस आपका 20 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 ज्यादा 3 वृद्धि करोगे तो इसका रेडियस कितना आपका 23 के बराबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसकी ऊंचाई 30% की वृद्धि होती है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है, कितना बोलोगे भैया, 3/10। अगर इसकी ऊंचाई 10 यूनिट है तो इसकी ऊंचाई 3 ज्यादा होगी तो कितना हो जाएगा आपका 13। अब हम लोगों को पूछा गया है कि भाई उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। आयतन हम लोग जानते हैं कि भाई रेशियो ले लेते हैं, आयतन का वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है आपका 20, है ना। बेलन का मेरे भाई पाई आर स्क्वायर होगा तो आर को 2 बार लिख दो, रेडियस 2 बार, इंटू का आपका एच, हाइट कितना है 10, इसका रेशियो ले लेते हैं। यहाँ भी आपका पाई होगा रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 23 गुना 2 बार लिखते हैं, स्क्वायर है तो, और हाइट यानी कि 13। पाई से आपका क्या हो जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना 2 आपका 4 और कितना 1 2 और एक आपका 3 0, 23 गुना 23 कितना 529, 529 गुना 13 अगर करोगे कितना हो जाएगा, 529 गुना 13, 13 गुना 9 117 मेरे भाई, आपका कैरी कितना 11 बच गया, 13 दुना का 26 और 1 27 और 10 37, आपका कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 13 गुना 5 65 और 3 आपका कितना, तो आपका 68 यानी कि 68 के बराबर 6877 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से बताओ कि कितने की इंक्रीमेंट हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे भैया इंक्रीजिंग परसेंट आपको निकालना है ना, परसेंट में पूछा गया कितने की वृद्धि हुई, तो यहाँ से आप सिंपल सा बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा आपका 2877 की वृद्धि होगी, और वृद्धि किस पे, तो 4000 पे, वृद्धि 4000 पे प्रतिशत में बदलोगे, 100 से इसको गुना कर दो, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 4 से इसको काटोगे, 4 गुना 7 28, उसके बाद 4 1 4 3 बचेगा,
4 गुना 9 36 दशमलव कितना 25 आ जाएगा। अब एक जीरो यहाँ पे और बचा हुआ है, इसको हटाओगे तो पॉइंट यहाँ से हट के सामने में लग जाएगा, यानी कि कितना मेरे भाई, तो 71.925% के बराबर, जो कि किसके करीब में है, किसके बगल में है, तो बोलोगे 72% के बगल में। कितने के बगल में मेरे भाई, 72% होगा। कौन सा उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया सवाल है ना। देखना एक और जबरदस्त था, काफी डेंजर सा सवाल लगाते हैं भाई, भयानक लेवल का है ना। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार की गणना करते हुए 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2500 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 दशमलव स्थानों तक बताना है ना। देखो एक बात यहाँ पे समझना कि मेरे भाई रेडियस क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो रेडियस की बात करें तो 6% जो है, 6% एक साल में आप ब्याज देते हो, लेकिन ब्याज की कैलकुलेट किस में करते हो, तो अर्धवार्षिक रूप से आप करते हो दोस्त, है ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई अर्धवार्षिक रूप से आप कैलकुलेट करते हो, है ना। तो मुझे बताओ कि 6% एक साल में, तो भाई आधे साल में ब्याज कितना होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि भाई 6% आपका एक साल में आप ब्याज देते हो 12 महीनों में, तो हर 6 महीने पे आप ब्याज दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 महीने में ब्याज कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 से काटोगे तो आपका 6 का आधा 3% के बराबर, यानी कि रेट कितना हो जाएगा, 6 महीने का 3%। अब एक चीज यहाँ पे समझना, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 1 जनवरी से हम लोग सबसे पहले बात करें, तो 1 जनवरी से आप देखोगे कि एंड ऑफ दिसंबर तक अगर हम लोग बात करें तो 1 साल होता है, और 1 साल में 6 महीना कितने बार आता है, तो बोलोगे भैया 1 साल में 6 महीना 2 बार आएगा। तो हम लोग 1 जनवरी से देखें तो ब्याज कितनी बार दोगे, टाइम कितना हो जाएगा, ब्याज कितनी बार दोगे, तो आप 2 बार ब्याज दोगे। ब्याज कितनी बार दोगे, 2 बार। तो सबसे पहले तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट इसका हम लोग निकाल लेते हैं। 3% के हिसाब से 2 बार का ब्याज कितना हो जाएगा, तो भाई 3 गुना 3 और 3 कैसे लिखते हैं, 3 प्लस 3, या फिर इसको देखो ये क्या करना है, 2 बार का है तो भाई 2 बार इसको जोड़ लो, है ना। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 6 आपका। फिर इसमें प्लस करो मेरे भाई, 3 गुना 3 कर दो, क्या कर दो, 3 गुना 3। चलो एक बार लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 प्लस 3 2 बार है, 2 बार मेरे भाई लिख दो, माइनस करो, फिर कितना कर दो, 3 गुना 3 और बटे का 100 आपका। कितना उत्तर आ जाएगा, बोलोगे भैया 3 और 3 6, और इसमें मेरे भाई सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 3 और 3 6, 3 गुना 3 9, बोलोगे भैया 6.09% के बराबर। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6.09% के बराबर आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि 1 जुलाई से हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। 1 जुलाई से कितना है, 1 जनवरी से 1 जुलाई, 1 जुलाई से मुझे बताना कि एंड ऑफ दिसंबर तक कितना 6 महीना आएगा, तो बोलोगे भैया एक ही बार आपका 6 महीना आने वाला है। तो 1 जुलाई से अगर देखें तो टाइम कितना हो जाएगा, ब्याज कितनी बार दोगे, तो 1 बार। तो हम लोग यहाँ से CI बोल सकते हैं कि CI कितना हो जाएगा भाई, है ना। ब्याज कितनी बार दोगे, 1 बार, तो CI कितना हो जाएगा, 1 बार के लिए कितना है 3% आपका, तो ब्याज कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 3%। आपसे पूछा गया है कि वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो भाई ब्याज के रूप में कितना मिला होगा, तो 6 और 3 आपका 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल CI उसका, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 6 और 3 9, यानी कि 9.09%। इसी का वैल्यू आपको निकालना है ना। अब मुझे एक चीज बताना कि 2500 रुपये जमा करता है, जमा कितना करता है, 2500 रुपये। ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो ये अपने आप में 100% के बराबर आपको निकालना है 9.09% का वैल्यू। यहाँ से परसेंट खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से आपका यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25 से आप इसको अगर काटोगे 100 को 4 बार से, और 4 से इसको काटोगे कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2 8 बचेगा 1, 4 दुना का 8, 2 बचेगा, 4 गुना 7 28, और कितना हो जाएगा 2 5 आपका, 227.25 रुपये। कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट इस सवाल को नहीं बना सकते, मैक्सिमम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 90% स्टूडेंट मेरे भाई इस सवाल को एग्जामिनर अगर पूछ ले ये सवाल तो छोड़ करके आना तय है। 90% स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम में बैठते हो, यही सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो सिलेक्शन यही सवाल आपको दिला सकता है ना। सिंपल जितने सारे सवाल होते हैं वो तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे भाई सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जितने भी टफेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, टफेस्ट जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल अगर आप बना लेते हो, उसके लिए बेस्ट अप्रोच अगर आपके पास है तो फिर समझ लो सिलेक्शन आपका होगा, ना कि मेरे भाई उन बच्चों का जिनका सिर्फ बेसिक क्लियर है और एडवांस चीजों को नहीं लगा पाता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता दोस्त, है ना। आगे देखना, एक एज वाले सवाल लगाते हैं कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। P और Q का अगर वर्तमान को देखा जाए तो इनका वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान बोलोगे भैया 5:3, कितना है 5:3। अब आगे बोला गया कि 8 वर्ष बाद, यहाँ से 8 सालों के बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 सालों के बाद इनका अनुपात 7:5 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताओ भाई, अंतर क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे P लिख देते हैं और यहाँ पे आपका Q। इनका अंतर पूछा गया है कि इनकी वर्तमान आयु के, क्या बोला गया है कि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताओ, यानी कि 5 और 3 के बीच का अंतर, यानी कि इस 2 यूनिट का अंतर आपसे पूछा गया है कि, है ना।
अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ कि भाई यहाँ पे गैप जितना होना चाहिए गैप यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे भी गैप कितने का है, 2 का। तो मुझे बताओ कि 5 से 7 जाने में 8 साल लगता है, तो 3 से 5 जाने में कितना लगा होगा, तो 3 और 2 5 यानी कि 2 यूनिट। यही 2 यूनिट कितने के बराबर होना चाहिए, तो ये 60 साल के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 साल। 1 यूनिट कितना आपका 4 साल। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 5 यूनिट कितना हो जाएगा, या फिर आपको अंतर पूछा गया है ना, सीधे सीधे आपका अंतर निकाल लो कि भाई अंतर क्या हो जाएगा। तो अंतर सिंपल सा आप बोलोगे अंतर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 4 साल, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 गुना 2 या फिर 2 गुना 4 करो, कितना हो जाएगा 8 साल के बराबर, है ना। कितना हो जाएगा 8 साल। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका। छोटू सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मीन प्रोपोर्शन पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन का एक सवाल उठाते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है 7+4√3 और इसका और क्या है मेरे दोस्त, तो आपका है कि 7-4√3 का मध्यानुपाती बताओ। हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं, है ना। जैसे मीन प्रोपोर्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती जब भी आपको निकालना हो तो रूट लगा देना। जैसे दो संख्या है ए और बी, आपका इसका अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो दोनों को गुना कर दो और क्या कर देना, रूट लगा देना, बस यही आपका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो आपसे बोला गया है कि 7+4√3 और 7-4√3 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं। एक क्या है, तो 7-4√3 आपका, और गुना करने के बाद इस पे क्या कर दो, तो रूट लगा दो और क्या हो जाएगा, यही आपका मीन प्रोपोर्शन। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो a+b और ये क्या है, a-b। तो a² - b² हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि 7 का स्क्वायर और माइनस का 4√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर आपका। यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई 7 का स्क्वायर 49 और इसका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48 यानी कि 48। 49 - 48 करोगे, आपका एक बचेगा। एक को एक के ऊपर में रूट लगा हुआ रहे, कुछ भी रहे मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका, 1, है ना। एक कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका। बताओ भाई, समझ आ रही है चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे सवाल रैपिडली हम लोग लगा चुके हैं और कुछ बहुत सारे अभी भी है ना। आधे सवाल अभी भी बचे हुए हैं, उन सभी सवालों से निपटते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों का CI 21,000 रुपये है, तो प्रिंसिपल बताओ मूलधन क्या हो जाएगा, है ना। एक चीज देखना, यहाँ पे भाई आपका रेट दिया गया है, CI आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 10% है, 2 साल है, तो इसको 2 बार लिख लो, सिंपल सा। बोलेंगे 10 और 10 कितना हो जाएगा, एक बार जोड़ोगे तो 20, फिर प्लस करना और दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा 100 और बटे का 100 कर देना, यानी कि मेरे भाई 100 से भाग देना है हमेशा और हमेशा आपको, है ना। यहाँ से अब 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 20 और 1 कितने, 21% के बराबर। तो CI कितना आ जाएगा आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%। और मूलधन आपसे पूछा गया है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका, 21,000 है। आप करो भैया CI कितना, 21%। ये जो 21,000 है ना, ये 21% के बराबर है। आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, जो कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% के बराबर होता है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 21 से 21 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 1 और आपका कितना 50। कौन सा उत्तर हो जाएगा, 150 कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हो, 5 सेकंड बहुत ज्यादा है ऐसे सवालों के लिए। देखना एक काफी बेहतरीन सा सवाल कि श्रीमान वाई अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष राशि का 25% कपड़े पर खर्च करता है। वो बची हुई राशि का आधा बचत करते हैं। यदि वो प्रति वर्ष 54,000 रुपये बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय यानी कि मंथली इनकम क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैं मानता हूँ कि यार एक साल में अगर वो कितना x रुपये कमाता है, एक साल में x रुपये, तो मेरे भाई एक साल में x रुपये कमाता है और उसमें 40% वो खर्चा कर देता है भोजन पे, तो बचेगा कितना उसका 60%। परसेंट हटाओगे बटे का 100। फिर काम क्या करता है वो कि भाई 25%, शेष राशि का 25% कपड़े पे खर्च करता है, तो बचेगा कितना 75%। उसके बाद काम क्या करता है वो कि जो राशि उसका बच गया ना, इसका आधा वो बचाता है, यानी कि 1/2 भाग वो बचा लेता है। और वो बचाता कितना है, तो भाई आपका 54,000 रुपये बचाता है ना। कितना बचाता है, 54,000। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि ये कितना है, 54,000 रुपये बचाता है। अच्छा, एक छोटा सा चीज यहाँ पे हम लोग सिंपल सा निकाल सकते हैं कि ये जो आपका निकल रहा है ना एक्स का वैल्यू, ये तो एक्स एक साल का पूरा आपका निकल जाएगा दोस्तों ना। ये कितना का निकलेगा, 1 साल का। तो चलो 1 साल का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले 1 साल का हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर काटोगे 25 से काटोगे, 25 गुना 3 आपका 25 त्यागा 75, 25 गुना 4 आपका 100। और कुछ कट सकता है, 6 गुना 3 18, 18 से 54 को काटोगे तो आपका कितना 3 बार से, और कितना हो जाएगा x बराबर कितना, 4 गुना 3 12 गुना 2 आपको कितना 24, और आपका 4 0 आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका कितने का, तो भाई वार्षिक हो गया, सालाना हो गया, 1 साल का हो गया। अगर मुझे मंथली निकालना है कि भाई उसका मासिक बताना है आपको कि उसका मंथली इनकम कितना हो जाएगा, तो 2,40,000 है ना।
ये कितने का है, ये 24 महीने का है, तो बोलोगे भैया सॉरी 12 महीने का है, तो आपको भाई 1 महीने का पूछा गया है कि 1 महीने का क्या हो जाएगा, तो 12 से 24 को काटोगे 2 बार से, कितना हो जाएगा 240। कौन सा उत्तर है आपका, तो 240, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखना आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लगाते हैं कि एक व्यक्ति की आय इनकम कितना है 50,000 आपका, वो 20% बचत करता है, यदि उसकी आय 50% बढ़ जाती है, उसका व्यय यानी कि खर्चा एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता, तो उसकी बचत में क्या परिवर्तन होता है ना। अच्छा यहाँ पे समझना 3 चीजें लिख दो, जब भी इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिख दो, जब भी ऐसे सवाल आ जाए। इनकम का मतलब आप कितना कमाते हो, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करते हो, सेविंग कितना आप बचा पाते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार सिंपल सा इनकम को भूल जाओ कि व्यक्ति मेरे भाई चाहे 50,000 कमा रहा हो, कितना कमाता है मत लिखो, भूल जाओ आप चीज़ों को। मैं मानता हूँ कि वो 100 यूनिट कमाता है, 100 यूनिट, चीज़ें आसान हो जाएगी, कैलकुलेट इजीली आप कर पाओगे चीज़ों को, है ना। और जिसमें से वो क्या करता है कि आय का वो 50% बढ़ जाता है, उसकी बचत मेरे भाई कितना है 20% बचाता है, 100 का 20% वो बचाएगा तो कितना हो जाएगा 20 आपका। अब अगर 100 रुपए में 20 का बचत करता है तो वो खर्चा कितना किया होगा, तो भाई खर्चा 80 रुपए। अब यहाँ पे अगला कहानी है कि भाई उसकी इनकम 50% बढ़ जाती है, ये अगर 100 है तो 50% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा 150। उसका खर्चा कितना बढ़ जाता है, तो भाई 25% बढ़ जाता है, 80 का 25% कितना हो जाएगा 20 आपका, 20 इसमें इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आपका 100 के बराबर। उसके बाद उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा, तो मुझे बताओ कि 150 आप कमाते हो भाई, 100 रुपये आप खर्चा करते हो, बचत कितनी हो जाएगी, तो 50 रुपये। तो उसके सेविंग में कितने की इंक्रीमेंट हुई, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि भाई कितने की वृद्धि होगी, या फिर सिंपल यहीं पे लिख दो कि वृद्धि कितने का, तो 30 का वृद्धि, कितने का वृद्धि होगा 30 का, इसी 30 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि भाई उस 30 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा उसका इनकम कितना था, उसका 50,000, इनकम कितना था उसका 50,000 रुपये। आप कह रहे हो भैया उसकी इनकम कितनी थी, तो भाई 100 यूनिट के बराबर, ये जो 50,000 है ना इस 100 यूनिट के बराबर है। आपको इस 30 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि भाई ये 30 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना 15, और कितना आपका 3 जीरो, कौन सा आपका ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। इंक्रीमेंट आपका कितने का हो जाएगा, तो 15,000 का। देखना एक हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ट्रेन के ऊपर में लगाते हैं, है ना। दो रेलगाड़ियां 90 और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, वो 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ भाई क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये सवाल पूछे जा रहा है ना। और एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेरे भाई टाइम आपका रिपीट हुआ है, इस बार के कई शिफ्टों में पूछे गए, जो कि आपका क्या था कि कुछ अमाउंट आपका दिया गया है जो कि दो व्यक्तियों में बांटा जाता है, कि वो आपके सबसे मैक्सिमम बार मेरे दोस्त पूछे गए हैं ना। सीआई का सवाल था। देखना इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले दो रेलगाड़ी हैं, जैसे मेरे भाई एक ये वाली गाड़ी हो गई और एक आपकी ये वाली हो गई। बोलोगे भैया दोनों जो चलता है ना एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड कितनी है तो 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पे कहानी यह है कि एक की लेंथ कितना है 200 मीटर और दूसरे का लंबाई कितना है नहीं पता, तो x मीटर मान लेते हैं। उसके बाद कितना एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाता है 10 सेकंड। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड होता है। अगर टाइम 10 सेकंड समय लगता है तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फिर भाई एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी जब इसको पार करेगी तो खुद को भी पार करना है, इस रेलगाड़ी के भी लेंथ को पार करना है। यानी कि जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए ना कि दो रेलगाड़ियां हो, एक रेलगाड़ी एक ब्रिज, एक रेलगाड़ी एक पुल, ऐसा कोई भी कंडीशन हो जाए, या फिर प्लेटफॉर्म वाले सवालों में, तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ रेलगाड़ी पहला वाला फिर दूसरे वाले की लंबाई को जोड़ दो, या फिर प्लेटफॉर्म रहता है तो प्लेटफॉर्म को जोड़ते, यहाँ पे ब्रिज होता तो ब्रिज की लंबाई को भी जोड़ते। तो बोलोगे भैया 200 और x कितना हो जाएगा, 200 प्लस का x आपका क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया, है ना। अच्छा स्पीड कितना है, एक का है 90, एक का है 150। एक रिलेटिव स्पीड में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि दो चीज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उस कंडीशन में दोनों के स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यही होता है ना रिलेटिव स्पीड में, आपने पढ़ा होगा चीजों को, है ना। तो यहाँ से बोलोगे भैया 150 और 90 कितना हो जाएगा, तो 240 के बराबर। अब ये 240 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से आप क्या कर दो, गुना कर दो। इस 18 को हम लोग कहाँ लेके जा सकते हैं, तो डायरेक्ट ऊपर लेके जा सकते हैं, है ना। तो 18 को हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं, सीधे ऊपर लेके चले जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से अगर आप काटोगे तो आसानी से ये कट सकता है, जैसे मैं काटूं कि 9 दूना का 18 और आपका 120 बार से 240 खत्म हो जाएगा, है ना। 120 गुना 2 240। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 12 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा 60, या फिर और भी काट सकते हैं ना, 3 से काटोगे या फिर ऐसे काट लो, इसको सीधे सीधे 6 से काट लो आप। 6 गुना 3 18 और 6 से काटोगे, 6 गुना 4 आपका 24, 40 बार से। 5 गुना 4 आपका 20 कितना हो जाएगा 20 आपका, और 2 जीरो
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना 2 कितना आपका 600 और प्लस का कितना हो जाएगा 3x और इसमें से माइनस करोगे 2000 में 600 को माइनस करोगे बचेगा कितना आपका 1400 और 1400 और 3 को मेरे भाई इधर क्या हो जाएगा बराबर मेरे भाई क्या आपका 3x 3 से इस 1400 को काटोगे कितना हो जाएगा तो x का वैल्यू 3 गुना 4 आपका 12 बचेगा 2 3 गुना 6 18 यानी कि 446.66 के बराबर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई 6 के जगह में ना लिख के 6 7 लिख दो है ना कितना हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त है ना। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल लगाते हैं यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। सिंपल है कोई दिक्कत की बात नहीं है हर एक शिफ्ट में एक सवाल पूछे जा रहा है इससे है ना। साइन थीटा बराबर इतना है तो टेन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। मुझे एक चीज बताओ कि भाई साइन थीटा क्या होता है तो बोलोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेनस 5 है तो बेस क्या होगा तो बेस बोलोगे भैया 4। अब 4 क्यों हो जाएगा 3 4 5 का हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा है कि जैसे ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्त ये थीटा है आपका हाइपोटेनस अगर 5 है और आपका परपेंडिकुलर 3 है तो बेस क्या होगा तो हम लोग जानते हैं कि बेस बराबर क्या होगा तो रूट लगा दो और हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो 3 का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 माइनस करोगे 16 बचेगा तो रूट 16 को तोड़ोगे आपका 4 तो बेस कितना आ जाएगा 4 के बराबर। इसका ट्रिपलेट अगर आप याद रखते हो तो भाई 1 सेकंड बहुत है इस सवाल के लिए है ना। टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपन का बेस परपेंडिकुलर कितना बोलोगे भाई 3 और बेस कितना आपका 4 तो 3/4 कौन सा आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा है ना। एक और सवाल लगाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर में कि एक व्यक्ति का मासिक आय 60,000 रुपये है और वह अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए और उसका व्यय 10% बढ़ जाए तो उसकी मासिक बचत क्या हो जाएगी उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा है ना। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा बोल सकते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं 3 चीज़ें लिख देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और आपका सेविंग है ना। क्या लिखते हैं मेरे भाई तो इनकम लिखो एक्सपेंडिचर लिखो और आपका सेविंग लिख देना है तीनों चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या है कि इनकम का 30% बचाता है वो बचत अगर उसका 30% है मैं मानता हूँ कि भाई 100 रुपये कमाता है और 30% बचाता है तो 30 रुपये बचा लेता है वो सिंपल सी बात है। तो खर्चा कितना करता होगा भाई 70 आपका। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसके इनकम में 25% की इंक्रीमेंट हो जाती है। क्या होता है भाई 25% की इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि होगा तो 100 में 25 बढ़ाओगे कितना 125 आपका है ना। आगे कंडीशन है कि उसका खर्चा में 10% की वृद्धि होती है वह 10% बढ़ेगा तो भाई 70 का 10% कितना एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी कि 7 तो 70 में 7 आप जोड़ोगे कितना 77 हो जाएगा। तो अब नया बचत कितना होगा तो यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आपका 8 उसके बाद आपका 7 और 4 11 यानी कि 48 के बराबर आपसे बोला गया है कि उसकी बचत में क्या परिवर्तन होगा। तो भाई बचत पहले 30 था अब 48 हो जा रहा है तो वृद्धि होगा कितने की वृद्धि तो आपका 18 की वृद्धि। इसी 18 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई उसका इनकम कितना था उसका इनकम 60,000 और आप कह रहे हो उसका इनकम कितना है 100 यूनिट आपको निकालना कितना का है तो उसका 18 यूनिट का वैल्यू यानी कि मेरे भाई आप उसकी क्या प्रतिशत परिवर्तन नहीं पूछा गया ना उसकी बचत में वृद्धि पूछा गया है ना। तो 18 की वृद्धि 18 का वैल्यू निकालना है आपको। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं जो भी उत्तर होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल मेरे भाई एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकालना चाहते हो 2 0 से 2 0 खत्म 18 गुना 6 108 आपका और कितना 2 0 बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका है ना। देखो एक अगला सवाल लगाते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है जो 25% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है और 3 वर्ष पहले और 2 साल पूर्व यानी कि पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये पहले वाला लिख दो इधर लिखो पूर्व और ये आपका वर्तमान है ना। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे बताना सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा है ना ये क्या हो गया तो वर्तमान। अब जैसे मुझे एक चीज बताओ कि 3 साल का पहले मैं अगर देखूं 3 साल का निकालें तो कितने के हिसाब से मेरे भाई बढ़ता है तो 25% के हिसाब से 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है तो 1/4। अगर पहले 4 था पहले कितना था 4 था तो 1 की इंक्रीमेंट होके कितना हो जाता है 5 हो जाता है और 3 साल का है तो इसमें पावर 3 लगा दो आप कितना लगा दो भाई पावर 3 आप। तो बोल सकते हैं कि भाई पावर 3 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64 5 का क्यूब 125 आपका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 है ना। आगे बढ़ते हैं आगे कितना है 2 सालों का हम लोग निकाल लेते हैं भाई। तो 2 सालों के लिए भी वैसा ही होगा 4 रेशियो आपका 5 2 साल है तो पावर 2 लगा दो है ना स्क्वायर कर दो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25 आपका।
अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि भाई वर्तमान जो पॉपुलेशन है, वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितना है, 1,60,000। यानी कि अगर 125 यूनिट यहाँ पे है वर्तमान जनसंख्या, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए। वर्तमान तो भाई दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि इस 25 को 125 बनाने के लिए कितना, 5 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो इधर भी क्या करना है, 5 से गुना। रेशियो में है चीज़ है, जो काम इधर करना है उसी काम को इधर भी करना होगा, है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो गया, 16 गुना 5 आपका 80, कितना हो गया 80। आपसे पूछा गया है कि इसका अंतर बताओ, तो अंतर कितना हो जाएगा, 64 और 80 के बीच में अंतर मेरे भाई। तो अंतर हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि अंतर कितने का, आपका अंतर कितने का हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 16 का अंतर, इसी 16 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया है ना। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई इसकी वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या 16 और आपका 40, ये वर्तमान जनसंख्या। आप कह रहे हो भैया वर्तमान कितना, 125 यूनिट, और आपको निकालना कितना है भाई, 16 यूनिट का वैल्यू। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, तो अंतर निकल जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 125 से अगर काटोगे 3 जीरो यानी कि 1000 को, तो 8 बार से खत्म हो जाएगा। 1 जीरो आपका बच गया, 6 गुना 8 48, 8 गुना 6 48 आपका, यानी कि जो भी उत्तर होगा ना उसमें एक ही जीरो होगा, है ना। तो उत्तर एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जिसमें एक जीरो नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, 20 मेरे भाई 480, 20 480, है ना। 20 480 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका। तो आज का सेट यहाँ से काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई कंप्लीट होता है, खत्म होता है। टॉप के 15 सवाल पूरे होते हैं हम लोगों के, और ये क्लास कंटिन्यू चलेगी मेरे दोस्त। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो टॉप के सवालों को, तो इस सेट को मेरे भाई, इस सीरीज को जरूर करना आप, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।